नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जब भी कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद में हम हॉस्पिटल में उस पेशेंट की बॉडी को पैक करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर किसी भी पेशेंट की हॉस्पिटल में डेथ हो रही है, हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है, हम जब पेशेंट की बॉडी को पैक करें उससे पहले उसके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है और कई बार क्वेश्चंस भी अराइज होता है कि पेशेंट की डेथ के बारे में जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें कौन बताएगा। तो देखिए, पेशेंट की डेथ के बारे में पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को नर्सिंग स्टाफ कभी भी नहीं बताता है। वो काम होता है जो भी हमारा फिजिशियन था, जो हमारा कंसल्टेंट डॉक्टर था, उनका रोल होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करें। ठीक है, जब उन्होंने पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, फैमिली आके जब आपसे बात करती है तो वहां पर नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब हम आगे, जब भी हमारे किसी पेशेंट की डेथ हुई है, ठीक है, डेथ होने के बाद में जब उसके फैमिली मेंबर्स वहां पे आ गए हैं, हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस समय पे एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें फैमिली मेंबर्स से पूछना है कि आपके कोई भी रिलीजियस या फिर किसी भी प्रकार के अगर कोई भी कल्चरल बिलीव्स हैं तो हमें वो पहले बता दीजिएगा, ताकि बॉडी पैकिंग करते समय हम उन चीजों का ध्यान रख सकें। आगे जब हम देखते हैं तो जैसे कि डॉक्टर का ऑर्डर आया था, डॉक्टर्स ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ था कि पेशेंट हमारा रमेश जो कि बेड नंबर 303 पर है, उसकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि बेड नंबर 303 के ऊपर जो बॉडी यहाँ पे है, जो हमारा पेशेंट है जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम रमेश ही है ना। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद में सबसे पहले बॉडी को आइडेंटिफाई करने के बाद में सबसे पहले हम हमारे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं लाइक मास्क वियर करेंगे और हमारे हाथों के अंदर हम ग्लव्स को वियर करेंगे। ठीक है, अब ग्लव्स को वियर करते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूं कि जब भी हम पेशेंट की बॉडी को पैक करते हैं, ठीक है, उस समय हमें किन किन आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें जिन आर्टिकल्स की जरूरत है, स्पिरिट, ठीक है, कॉटन स्वैब विद स्पिरिट, हमें नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन, कुछ बैंडेजेस, ग्लव्स, पेशेंट क्लोथ। अब यहाँ पे जो पेशेंट के क्लोथ हैं, हम दो टाइप में से, या तो जो पेशेंट की फैमिली है, हम फैमिली से भी क्लोथ ले सकते हैं, अदरवाइज हम हॉस्पिटल के जो क्लोथ्स हैं वो भी अवेलेबल करवा सकते हैं। एक हमें फ्रेश बेडशीट चाहिए। उसके बाद में जब भी हम इस पेशेंट को बॉडी पैकिंग करेंगे उस समय पे हम ध्यान रखेंगे कि बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई भी स्टेन्स ना रहें। ठीक है, तो पेशेंट को एक बेसिक बेड बाथ देने के लिए हमें एक बेसिन विथ वाटर की जरूरत है। ठीक है, हमें कुछ स्मॉल टॉवल्स की जरूरत है, एक मैग्नेटोस, एक टॉवल और एक हमें बॉटम शीट की जरूरत है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले इस पेशेंट के ऊपर आते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि पेशेंट नंबर 303 के ऊपर हमारा जो पेशेंट रमेश था वो डिजीज हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे देखा कि काफी सारे जो ट्यूबिंग्स हैं, कैनुला है, वो इनके यहाँ पे इंसर्टेड है। तो हमारा सबसे पहला जो काम है, वो जितने भी ये ट्यूब्स वगैरह लगी हुई हैं, इन सभी ट्यूब्स को रिमूव करने का सबसे पहली हमारी टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इनका जो नेजल कैनोला था उसे रिमूव किया। उसे रिमूव करने के बाद में मैंने यहाँ पे इनका जो एनजी ट्यूब था उस मैंने ट्यूब को रिमूव किया। रिमूव करने के साथ में मैंने आर्टिकल्स को, जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, एज पर द पॉलिसी मैं उन्हें डिस्कार्ड करता रहूंगा। साथ में मैंने कॉटन स्वैब लिया, ठीक है, जो स्पिरिट के साथ पहले से ही भीगा हुआ था, यहाँ पे मैंने उसको अप्लाई किया और यहाँ पे जो कैनुला इंसर्टेड था, अब मैं उस कैनुला को भी रिमूव करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप एक चीज का और ध्यान रख सकते हो। ठीक है, काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम या तो ये जो कैनुला है इसे हम पूरा भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर इन चीजों को हम उस जगह से कट कर सकते हैं जस्ट 1 सेंटीमीटर अबाउ द स्किन से जस्ट 1 सेंटीमीटर अबाउ का जो एरिया है वहां से हम इसे रिमूव कर सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि जितने भी हमारे ट्यूबिंग्स लगे हुए थे वो सभी मैंने कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं। ट्यूबिंग्स रिमूव करने के बाद में अब हम देखते हैं आगे। सभी ट्यूब्स को रिमूव करने के बाद में मैं पेशेंट के पास आऊंगा। जो पेशेंट की दोनों आईज हैं, दोनों आईज के ऊपर मैं हल्का सा हाथ कुछ सेकंड के लिए रखूंगा ताकि हमारे जो पेशेंट है इसकी आईज क्लोज हो जाए। यहाँ पे इसकी जो ओरल कैविटी है, ठीक है, इस ओरल कैविटी को मैं क्लोज करूंगा, या फिर हो सकता है कई बार हम डेंचर्स का भी यूज करते हैं। अगर कोई पिलो लगा हुआ है हम उस पिलो को रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद में अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास दो टाइप के कॉटन्स हैं, अब्सॉर्बेंट एंड नॉन अब्सॉर्बेंट कॉटन्स। इन दोनों कॉटन का यूज में करते हुए हमारे पेशेंट के जितने भी ऑरिफाइसेस हैं, ऑरिफाइसेस यानी कि जो भी हमारी ओपनिंग्स हैं, लाइक नोज, ठीक है, नोज के अंदर हम इसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नोज के अंदर हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे अब्सॉर्बेंट कॉटन। अब्सॉर्बेंट कॉटन इंसर्ट करने के बाद में हम इंसर्ट करेंगे नॉन अब्सॉर्बेंट कॉटन। दोनों कॉटन से हम इसके नोज यहाँ पे कवर कर देंगे, ठीक है। अब अगर इस पेशेंट के अंदर हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीकेज है, अगर लीकेज प्रेजेंट होता है तब तो हम पहले जो हमारे अब्सॉर्बेंट कॉटन्स है उनसे हमारे पेशेंट के ईयर को क्लोज करेंगे। उसके बाद में हमारी नॉन अब्सॉर्बेंट कॉटन। अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीकेज प्रेजेंट है तो, अदरवाइज इसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये चीज परफॉर्म करने के बाद में अब हम एक बैंडेज लेंगे और बैंडेज से हमारा जो पेशेंट है, हमारे पेशेंट का जो जॉ है उस जॉ को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे ताकि हमारे इस पेशेंट का जॉ इंटैक्ट रहे, यहाँ से ये रिमूव ना हो सके। जॉ को करने के बाद में अब बारी आती है पेशेंट ने किसी भी प्रकार का अगर कोई भी वैल्यूएबल ज्वेलरीज या कुछ भी ऐसी चीज पहनी हुई है, हम उस चीज को रिमूव करेंगे और उसको संभाल के रखेंगे और हमारा जो पेशेंट है उसके फैमिली मेंबर्स को हम वो चीज हैंड ओवर कर देंगे, जितनी भी हमारे पेशेंट की बिलोंगिंग्स हैं। अगर हमारे पेशेंट के किसी भी प्रकार की कोई भी बैंडेजिंग है या फिर कहीं से कोई भी सिक्रेशन आ रहा है, कोई लैक्रेशन है, वो सबको हम वाइप ऑफ करेंगे। जो ड्रेसिंग है उसकी जगह न्यू गॉज पीस लगा के उसको कंप्लीटली पैक करेंगे। अब हमारे पेशेंट के लिए पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन फैमिली मेंबर्स ने हमें क्लोथ दिए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास बेसिन विथ वाटर है, ठीक है, टॉवल है, मैग्नेटो शीट है लॉन्ग वाली, ठीक है, एक मेरे पास बेडशीट, एक मेरे पास क्या बोलते हैं टॉप शीट है, उसके अलावा कुछ छोटे टॉवल्स हैं। इन टॉवल्स वगैरह की यूज करके जैसे हमारा बाथिंग प्रोसीजर होता है, बेड बाथ का प्रोसीजर होता है, सेम तरीके से हम इस पेशेंट के सारे बॉडी को एक बार वाइप ऑफ कर देंगे ताकि कोई भी अगर आयोडीन का निशान हो या कोई भी अगर स्पॉट्स हो वो सब हम रिमूव कर सकें। उसी के साथ में पेशेंट को वॉश करके हम उसे क्लोथ्स वियर करवा देंगे। क्लोथ्स वियर करवाने के साथ में जो हमारी फ्रेश बेडशीट है उसे हम नीचे पेशेंट के नीचे बिछा देंगे ताकि हम पेशेंट को उसके अंदर स्काउट कर सकें। अब यहाँ पे हमारा जो पेशेंट था, पेशेंट को जो ड्रेस उसकी फैमिली ने दी थी हमने वो वियर करवा दी है। जो भी बॉडी पे कुछ स्पॉट्स थे वो सब हमने रिमूव कर दिए हैं। उसके बाद में हमें हमारे पेशेंट के दोनों टोज पास में लाके और उंगलियों के बीच में, अंगूठों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के ऊपर हमें यहाँ पे इस चीज को टाई करके फिक्स करना होता है। अब यहाँ पे डमी की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से मैं आपको टाई नहीं कर सकता हूँ। दोनों उंगलियों के बीच में, अंगूठों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के ऊपर हमें यहाँ पे इस चीज को टाई करके फिक्स करना होता है, ठीक है। सेम तरीके से हमारा जो डमी है, डमी के जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को भी हमें पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर रखना होता है और एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हाथ कभी भी हम क्रॉस करके नहीं रखेंगे। अगर हाथ हमने क्रॉस करके रखा तो जो हाथ नीचे की तरफ रहेगा, जिसके ऊपर ऊपर वाला हाथ यहाँ पे जो पॉइंट बनाएगा, उसकी वजह से ये वाले हैंड में डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए दोनों हाथों को हम थोड़ा सा इस प्रकार से रखते हैं, एक इधर और एक इधर। उसके बाद में या फिर हम प्रेइंग पोजीशन में दोनों हाथों को रखते हैं और जो दोनों थम्स होते हैं पेशेंट के, उन दोनों थम्स को आपस में टाई कर देते हैं।
इसके अलावा एक और एड ऑन मैं आपको और देना चाहूंगा, जो मैं आपको बता रहा था कि हम पेशेंट के जितने भी ऑरिफाइसेस होते हैं उनके अंदर जो हम कॉटन लगाते हैं, उस कॉटन लगाने के साथ में पेशेंट का जो बटेक्स एरिया है वहां पे भी हम अब्जॉर्बेंट पैड्स लगाते हैं, ताकि अगर कोई भी लीकेज हो तो वो लीकेज वहां पे अब्जॉर्ब हो जाए। उसके साथ में अब हम हमारे पेशेंट को कैसे पैक करते हैं वो देखिए। सबसे पहले इस बेडशीट को लेके हम यहाँ पे कवर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम एक एंगल ऐसा बनाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से हमारे जो पैर हैं, पैरों के यहाँ पे हम एक एंगल ऐसा बनाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से हम अपोजिट साइड से भी इस चीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे बनाया, इस चीज को हमने यहाँ लिया और कंप्लीट पेशेंट हमारा अब यहाँ पे बॉडी रैप हो चुकी है, ठीक है। इसे रैप करने के बाद में अब इस चीज को फिक्स करने के लिए हम माइक्रोपोर का यूज कर सकते हैं, तो बैंडेज या फिर हमारा जो माइक्रोपोर है, माइक्रोपोर को यूज में करते हुए हम हमारा जो पेशेंट है, ठीक है, जो हमारी डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को हम कंप्लीटली कवर अप कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट बेडशीट यूज में ली है। अगर हमारा कोई पेशेंट ऐसा है जिस पेशेंट के अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई भी लीकेज हो रहा है, किसी भी डेड बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर कोई लीकेज हो रहा है, तो वहां पे हम इम्परमिएबल बैग यूज में लेते हैं, ताकि उस बॉडी से किसी भी प्रकार का अगर कोई फ्लूइड बाहर निकल रहा हो तो वो फ्लूइड और लोगों को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन स्प्रेड ना कर दे। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे स्किल्स को प्रैक्टिकली सीखने के लिए आज ही विजिट करें RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर, त्रिवेणी नगर चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। थैंक यू।